वेलकम टू बी करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी व्याख्या खंड को बढ़ाते हुए हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था मातृभूमि चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण जो आपके पद थे वो आने वाले थे एग्जाम में। उन पर हमने लगभग 3 वीडियो में हमने महत्वपूर्ण को बता दिया। अब इसी श्रृंखला में हम और महत्वपूर्ण पर चलते हैं और उनकी दूसरी कविता जो मैथिली शरण गुप्त की आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, यानी मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया की आज की वीडियो में हम व्याख्या देखेंगे। उनमें से एक पंक्ति उठाएंगे, जैसे कि ये पंक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिनसे ये प्रणयी और डॉट 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 विनोद सवाया। इस पंक्ति की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इस पंक्ति की व्याख्या देखेंगे, इसका संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे और इनमें विशेष चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें होती है। बीए द्वितीय वर्ष के छात्र एवं छात्राएं इनसे लाभान्वित हो सकेंगे। व्याख्या खंड है ये, ठीक है। हिंदी साहित्य पेपर 1 यानी आधुनिक हिंदी काव्य, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य में आपके मैथिली शरण गुप्त पहले कवि आते हैं आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो इन्हीं के बारे में चर्चा करनी होती है। इनसे पहले हमने मातृभूमि चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब हम बात करते हैं मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया वाले पर, और इसकी प्लेलिस्ट लिंक में मैं दे दूंगा। इसमें बहुत सारी वीडियोस आपको हिंदी साहित्य से संबंधित मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में किसी किसी में मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया ना शामिल हो, तो आप में जो कविताएं शामिल हैं उनको आप इधर उधर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कविताएं हमने सिलेबस डाल रखा है, अगर सिलेबस मैच खा रहा है आपसे, क्योंकि हिंदी में जो होता है कविताएं और ये सारी चीजें क्या होती है, कभी कभी मैच नहीं खाती, ठीक। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, अगर आप में है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, बीच की एक पंक्ति है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया की, और इसी की आपको व्याख्या आज की वीडियो में हम बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं, जी भर कर उनको देख जुड़ा जाते हैं। जब देव की देवर बिचर बिचर आते हैं, तब नित्य नए दो एक द्रव्य लाते हैं। उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यह प्रसंग उस समय का है जब राम वनगमन हो चुका था। रामचंद्र जी चित्रकूट में कुटिया बना करके रह रहे थे। उस समय सीता जी जो है बैठी हैं कुटिया में, और वहीं से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर कुटिया के आसपास उसी को देखती हैं, निहारती हैं, और उसके बाद में जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनको बताते हुए कहती हैं कि पति और देवर यहाँ पे देखिए नित्य जो है नित्य नए दो प्रकार के द्रव्य लाते हैं, मतलब नित्य जैसे देखिए, जब देव देवर बिचर बिचर आते हैं, मतलब जंगल से शिकार खेल के लौट के आते हैं, तब नित्य नए दो एक द्रव्य लाते हैं, मतलब तब नए नए प्रकार के चाहे कंद मूल या फिर कुछ भी ऐसी चीजें लाते हैं जो कि खाने योग्य होती हैं। तो ये यहाँ से पंक्तियों को उठाया गया है। इस पंक्तियों की क्या है, ये प्रसंग है। संदर्भ क्या है, इसको आप लिख सकते हैं कि व्याख्या पंक्तियां द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर कविवर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य, जिसका नाम है साकेत, उसके अष्टम सर्ग से जो है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया कविता शीर्षक से उद्धृत है या फिर लिया गया है, ठीक। ये संदर्भ हो गया आपका। चलिए व्याख्या का मैं अभी पिक्स जो है आपके सामने दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इनसे कुल मिलाकर के पहले इसका जो है हम एक प्रकार से इसका अर्थ देख लेते हैं। जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं, माता सीता जी कहती हैं मैथिली शरण गुप्त जी कहलवाते हैं, मतलब इनके शब्दों में मैथिली शरण गुप्त के, कि कहती क्या है, जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं। मतलब क्या है इसका, यानी जिससे जीव जंतु जो है प्रणयी, यानी जितने भी जीव जंतु हैं ये क्या करते हैं, ये सुख की अनुभूति करते हैं, या फिर जो जितनी भी प्राकृतिक छटाएं हैं इनको देख करके जो प्रेमी जन होते हैं उनके हृदय में अत्यंत शीतलता व्याप्त होती है और अत्यंत सुख की अनुभूति वो लोग करते हैं। ये मतलब प्राकृतिक छटा है यहाँ की, कहाँ की, मेरी कुटिया में, यानी चित्रकूट में जो कुटिया बनी हुई माता सीता की, वहां की छटाओं को, वहां की प्राकृतिक घटाओं को देखकर माता सीता कहती हैं कि जिनको देखने के बाद जो प्रेमी जन होते हैं या फिर जो दो युगल प्रेम करने वाले होते हैं जिनको आनंद मिलता है, या फिर जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनको आनंद मिलता है, इसी प्रकार से जितने भी लोग इन घटाओं को, इन छटाओं को, प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं उनको जिस प्रकार से आनंद होता है वो यहीं पर इसी कुटिया में होता है। जी भर उनको देख जुड़ा जाते हैं, मतलब जी भर के जो जुड़ा जाते हैं, मतलब जुड़ा मतलब होता है अच्छा, मतलब फील करने लगते हैं, सुखानुभूति करने लगते हैं उन सभी घटाओं को देख करके जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, कहाँ पर, वन में, इस कुटिया के पास चित्रकूट में, ठीक। जब और इसके आगे की देखिए, जब देव की देवर बिचर बिचर कर आते हैं, जब देव मतलब भगवान राम
और देवर मतलब भगवान श्री लक्ष्मण। तो ये दोनों जब क्या करते हैं, जंगल से बिचर बिचर मतलब जंगल में जाते हैं शिकार खेलने या फिर कुछ जो है टहलने घूमने या फिर जो है फल इकट्ठा करने या फिर भोजन की तलाश में। ठीक, तो जब जाते हैं घूम घूम करके तो कुछ ना कुछ वहां माता सीता के लिए लेकर चले आते हैं। तब नित्य नए दो द्रव्य लाते हैं, मतलब नए नए प्रकार की चीजें लाते हैं, नवीन द्रव्य लाते हैं, फल और फूल लाते हैं, जिसको देख करके क्या होता है, जिसको देख करके हमारा हृदय जो होता है बहुत जो है विनोद से भर जाता है। क्या हो जाता है, हमारा हृदय एकदम से खुशी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि मेरे स्वामी ने मेरे लिए ये चीज लेकर के आई है। माता सीता इस प्रकार से सोचती हैं, उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया। और इसी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उनका वर्णन यानी इसी चीज का, इसी क्रियाओं का, इन्हीं क्रियाओं का वर्णन ही क्या है, विनोद सवाया। इसी क्रियाओं का वर्णन ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत मनोरम लगता है, बहुत श्रम्य लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैथिली शरण गुप्त जी इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं कि जब माता सीता कहती है कि जो घटाएं हैं इनको देख करके जब प्रेमी जन सुखी पाते हैं, पशु पक्षी सुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि देव देव किन्नर नाग सब लोग इसको इसको देख करके सुख पाते हैं, सभी जुड़ा जाते हैं। तो इसी प्रकार से और जब हमारे जो है भगवान या हमारे जो देवर जी हैं लक्ष्मण जी, ये जब क्या लाते हैं, फल फूल लाते हैं, नवीन द्रव्य लाते हैं मेरे लिए कुटिया में डेली का डेली नया नया, तो उसको देख करके मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। अब इसी चीज का यानी जब माता सीता प्रसन्न होती हैं, इसी पंक्ति की यहाँ पे व्याख्या आपसे पूछी गई है, तो आप भावार्थ में वो लिख देंगे। ठीक, तो यही मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इसी बात को लेकर के मेरी कलम रुकी नहीं गई और मैंने लिख दिया। तो ये सब विनोद के सूचक है, विनोद मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इस प्रकार से मुझे राजमहल की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं स्वामी, ये मेरी कुटिया जो है इसी में मेरा राजभवन है, इसी में मेरा सुख है। ठीक, तो माता सीता जी जो है वो कुटिया में ही सुख की अनुभूति करते हुए कहती हैं। एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे कि एक जो है उर्मिला जी थी, उर्मिला का प्रेम जो था दबा रह गया। सभी ने कहा सीता ने बहुत ज्यादा त्याग किया अपने पति के लिए, माता सीता ने त्याग किया मैं कहता हूं, लेकिन उर्मिला का जो था उनकी अपेक्षा में भी प्रेम ठीक ठाक था लक्ष्मण के जी के प्रति। और उन्होंने घर पर रह करके तपस्या करी, 3 3 सासों की सेवा करी। ठीक, और जो है माता सीता जी थी वो अकेली थी, मतलब अपने पति के साथ देवर के साथ उन्हीं दोनों लोगों का खाना बनाना पड़ता था। वैसे वैसे मतलब मैं कहूँ कि 3 3 सासों की सेवा करना, घर के सारे कार्य को देखना, अपने पति से अलग रहना, तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा आपको उर्मिला का। इसी बात पर ध्यान ध्यान केंद्रित किया किसने सबसे पहली बार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के कौन है, द्विवेदी युग के क्या है, प्रवर्तक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग शुरू हुआ, जो कि 1920 ईस्वी, सॉरी 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला। इसी बीच के हैं ये मैथिली शरणगुप्त, द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरणगुप्त। अब मैथिली शरणगुप्त को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि गुप्ता जी एक बात सुनिए। गुप्ता जी ने कहा हाँ जो है द्विवेदी जी बताइए क्या बात है। तो गुप्ता जी ने कहा कि गुप्ता जी ने कहा हाँ बताइए, मैं जो है द्विवेदी जी क्या बात है। द्विवेदी जी ने कहा कि एक काम करो, ऐसा तुमको नहीं लगता कि माता सीता जी जो थी वो उनको 3 सास, मतलब कोई औरत हो, उन्होंने कहा कि अगर कोई औरत हो और उनको कहा जाए कि 3 सास है तुम्हारी, तो उस घर में रहोगी या फिर अपने पति के साथ में जंगल में रहोगी, वनवास में कुटिया बना करके। तो आज की जो औरतें होंगी वो यही कहेंगी नहीं, मैं जो मतलब जहाँ मेरे पति रहेंगे साथ में मैं वहां रहूंगी और कुटिया में ही रहूंगी, मतलब अलग रहूंगी, राजभवन सुख बेकार है मेरे लिए, मेरे पति साथ रहे और मैं अकेली रहूं, 3 सास का झंझट ना रहे। ठीक, तो गुप्ता जी ने कहा हाँ यही सही है भाई, यही सही है कि 3 सास की सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, अब आप सोचिए कि अगर 3 सास की सेवा आपको करनी पड़े और उसके बाद में और एक ऑप्शन आपके पास हो कि अपने पति के साथ जंगल जाना हो, तो आप क्या चुनेंगे, आप जंगल ही जाएंगे अपने पति के साथ, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक, अब क्या हुआ, अब माता सीता जी तो चली गई जंगल, अब 3 सास जो थी उनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों से फुर्सत मिला, इन तीनों की सेवा नहीं करनी पड़ी। पहली बात सोचिए, जंगल में माता सीता जी चली गई, ठीक, अब कुटिया में उनको सुख की अनुभूति हो रही सारी चीजें देख करके। अब भाई वहां पे सास वगैरह ना किसी का झंझट ना, आराम से मंद मंद हवा आ रही है, आगे सरोवर बह रहा है, रोज नित्य नए नए प्रकार के द्रव्य भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ला रहे हैं खाने के लिए। तो कुल मिलाकर के वहां पर जितने दिन माता सीता थी कुटिया में, वहां पे सुख उनको मिला। लेकिन उसके बाद में जब जंगल में चली गई,
वहां पर जो है रावण के यहाँ, जब रावण इनको हर लेकर के चला गया तब दुख मिला। लेकिन तो एक पक्ष, लेकिन माता जी सीता को मैंने कहता सुख मिला, लेकिन एक पक्ष यहीं पर यह बनता है उर्मिला का। तो द्विवेदी जी ने कहा इनसे, गुप्ता जी से, कि क्या उर्मिला के बारे में कुछ लिखा जा सकता है द्विवेदी जी, गुप्ता जी? तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है भैया। तो कहे ठीक है, तो इस पर आप कार्य करिए। तो इन्होंने कार्य किया और उर्मिला पर इन्होंने एक प्रसंग पूरा लिख डाला। ठीक है, तो उर्मिला पर पूरा का पूरा प्रसंग लिखा। सबसे पहले किसने? मैथिली शरणगुप्त ने उर्मिला का जो विरह वर्णन है उसको लिखा, कि जो है, तो उन्होंने लिखा इस पर एक कविता है, आपने इंटर में उसको पढ़ा होगा, कि मतलब जो पति गए, मतलब उसमें लेटूं उसी धूल में लोट बन में, ऐसे कुछ कविता थी। मैं वहां पे मेरे ध्यान नहीं, पहले ध्यान थी, अब थोड़ा भूल गए इंटर की सारी चीजें, अब बीए में लग गए। ठीक, तो चलिए, तो अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। अब इसमें जो है बहुत से लोगों ने कहा था कि सर उसका जो व्याख्या होती है उसको भी दिखा दीजिए करिए। इसमें बता दूं, इसमें आपको तमाम सारी विशेष मिलेंगे। इन पंक्तियों में राजभवन के सुख मय जीवन की जो तुलना करी गई है, वनवास की अवधि के स्वच्छंद एवं स्वावलंबी जीवन को श्रेष्ठकर माना गया है। मतलब कुटिया को बहुत उच्च माना गया है, और राजभवन में बहुत जो है सुख नहीं माना गया। ठीक, प्रकृति की अत्यंत रमणीय झांकी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर भाषा शुद्ध है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है, और प्रसंग के अनुकूल लालित दिखाई पड़ता है। मतलब जब आप पढ़ते हैं इन कविताओं को, इन पंक्तियों को, तो लगता है कि हाँ वहां पर सरोवर बह रहा होगा, ये सारी चीजें, ये सब विशेष है। ठीक, अब कुछ लोगों ने कहा था सर व्याख्या को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करा करिए, कि ताकि हम लोग उसको उतार सके, नोट कर सके। मैं देख रहा हूँ भैया, आपको दे रहा हूँ। ठीक, ये आपके सामने यहाँ पर व्याख्या हुई है, यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, इसको आप अपने घर पे पढ़िए, पढ़ते रहिएगा। ये व्याख्या है, मैंने आपको व्याख्या समझा दी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। विशेष में ये सारी चीजें हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, पर्णकुटी में रहती हुई सीता जी वहां की लता वनस्पतियों, जीव जंतुओं, कंदमूल, फल तथा स्वावलंबी दिनचर्या, जो दैनिकचर्या है, उससे प्रसन्नचित हैं और संतुष्ट हैं, कि उनको राजभवन की जो सुख अनुभूति है उसका तनिक भी कमी महसूस नहीं होती, अभाव नहीं खटकता, अभी तो कुटिया में ही राजभवन से बढ़कर आनंद मिल रहा है। उसी आनंद को लक्षित करते हुए वे कहती हैं कि यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहार करके प्रेमी जन को हार्दिक शीतलता एवं शांति प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और देवर श्री लक्ष्मण जी वन से विहार करके लौटते हैं, तो जिसे देख करके अथवा प्राप्त करके वे हरि मतलब हर्षिता रेक हो जाती है, मतलब खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती हैं, उसमें डूब जाती हैं। तत्संबंधी चर्चाएं आनंद का स्रोत बन जाती है। मतलब यही पर जो है, यही सब चर्चाएं क्या जाती, विनोद सवाया जो लास्ट में है, तो वही होगा विनोद है। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में ये सारी चीजें तुलना करी गई। वनवास की तुलना किससे करी गई है? राजमहल से करी गई है। प्रकृति की अत्यंत रमणीय झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, प्रसंगानुकूल लालित दिखाई पड़ता है, शुद्ध संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बड़े आराम से आपका जो है हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम इसी अगले जो है पंक्ति के साथ, और अगली पंक्ति में बात करेंगे किस लेकर, प्रकृति निज माया के बारे में, और जानेंगे कि उसमें किस प्रकार से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं।